भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनीतिक संगठनों की स्थापना। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम संगठित होकर अंग्रेजी शासन की समाप्ति के लिए प्रथम सशस्त्र संघर्ष था। इसके दमन के बाद कुछ समय के लिए भारतीयों में निराशा और शांति छा गई, परंतु स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति जनमानस में विद्यमान रही। 1858 के पश्चात भारतीयों में जो चेतना जागृत हुई वह विशुद्ध रूप से भारतीय थी। भारतीयों ने यह अनुभव किया कि उनके और अंग्रेजी प्रशासन के हितों में भिन्नता है और अंग्रेज अपने स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए भारतीयों का शोषण करते हैं। उन्हें यह भी आभास हुआ कि जब तक वे स्वयं नींद से नहीं जागेंगे और स्वतंत्रता और आत्मसम्मान, अखंडता तथा भारतीय होने के गर्व की भावना से कार्य नहीं करेंगे, तब तक देश गुलाम बना रहेगा। इस प्रकार की भावनाओं ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावनाएं भर दी। तो आइए हम देखते हैं वह कौन कौन से कारण थे जिनमें भारत में राष्ट्रीय जागृति आई। तो भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित कारणों का महत्वपूर्ण योगदान था। नंबर 1, राजनीतिक कारण। कुछ 1857 के प्रथम संग्राम के पूर्व ब्रिटिश शासन के संरक्षण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने संपूर्ण भारत को अपने अधिकार में कर लिया था और 1857 की घटनाओं के बाद भारत में कंपनी का राज्य समाप्त हो गया और सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। ब्रिटिश संसद ने 1858 का अधिनियम पारित कर प्रशासकीय परिवर्तन किए, परंतु उससे भारतीयों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। सन 1858 में ही महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में देशी रियासतों और शासकों और भारतीय जनता को आश्वासन दिया था, जिसका आशय यह था कि पूर्व की गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा तथा भारतीयों के प्रति भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जाएगा। परंतु घोषणा पत्र में उल्लेखित आश्वासनों का सरकार ने कभी पालन नहीं किया। अगला कारण है धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन ने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सुधार आंदोलन के प्रणेता राजनीतिक जागृति के पथ प्रदर्शक बने। इस आंदोलन ने भारतीयों के हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न की। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रणेता राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्रीमती एनी बेसेंट आदि ने भारतीयों में स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज्य की भावना जागृत की। तो ये दूसरा कारण था जो भारत में राष्ट्रीय जागृति का कारण बना। ये यहाँ पर आपकी किताब में पेज नंबर 125 पर भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन संस्था व स्थापना का कार्य और उनके संस्थापकों के बारे में जानकारी दी गई है। आप इनका अपनी पुस्तक में अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि आत्मीय सभा की जो संस्थापक थे वो राजा राममोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट। रामकृष्ण मिशन, इन्होंने 1897 में स्वामी विवेकानंद ने इनकी स्थापना करी। अगले कारण पे हम चर्चा करेंगे यह है पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति और विचारकों के प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रचार है वो लॉर्ड मैकाले ने भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से किया था। वह भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचार कर एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो ब्रिटिश साम्राज्य के हित संवर्धन के लिए कार्य करे, परंतु अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को विदेशी बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा दी। अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होने के कारण भारतीय पाश्चात्य साहित्य, विचार, दर्शन और शासन प्रणाली से परिचित हुआ। अगला कारण है कारण नंबर 4, समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रचार हुआ, जिसके फलस्वरूप भारतीयों का पाश्चात्य जगत के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित हुआ। इंग्लैंड में सुधार आंदोलन, इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया के स्वतंत्रता संग्राम
आदि आंदोलनों ने भारतीयों को अपने अधिकारों हेतु संघर्ष के लिए प्रेरणा दी। इसी प्रेरणा के कारण भारतीय अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए बेचैन हो उठे। कारण नंबर 5 है यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के बाद भारत में यातायात के साधन विकसित किए गए। रेल, तारनाक, सड़क, पुल आदि का निर्माण अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा और आर्थिक शोषण की दृष्टि से किया गया था। अगला कारण नंबर 6 प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रभाव। 19वीं सदी में प्राचीन भारतीय साहित्य की खोज का कार्य प्रारंभ हुआ। भारतीय और पश्चिम के विद्वानों के सहयोग से संस्कृत भाषा के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, हरप्रसाद शास्त्री, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, राजेंद्र लाल मिश्र आदि ने भारतीय संस्कृति और साहित्य पर अनेक ग्रंथ लिखे। कारण नंबर 7 है भारतीय साहित्य एवं समाचार पत्र। ये जो कारण थे, अगला है हमारा कारण नंबर 8 ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति और प्रजातीय भेदभाव। ब्रिटिश सरकार ने आर्थिक शोषण किया। आर्थिक शोषण असंतोष को जन्म देता है। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना और ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय उद्योग धंधों को गहरा धक्का लगा। प्रजातीय भेदभाव। अंग्रेज भारतीयों के प्रति प्रजातीय भेदभाव की नीति अपनाते थे। इल्बर्ट बिल जो आया था वो वायसराय लॉर्ड रिपन ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए एक कानून बनाने का प्रयास किया। इसे विधि सदस्य इल्बर्ट ने तैयार किया था, इसे इल्बर्ट बिल कहा गया। इसके द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेट और सेशन जज को भी फौजदारी मुकदमे में यूरोपीय लोगों की सुनवाई का अधिकार दिया जाना था। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। इस भेदभाव को दूर करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया। भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इल्बर्ट बिल का संगठित होकर विरोध किया और इसे काला कानून माना। अंततः ब्रिटिश सरकार को इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा। भारतीयों के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इल्बर्ट बिल का अंग्रेजों द्वारा विरोध प्रजातीय भेदभाव की नीति को उजागर करता था। तो ये जो कारण थे, ये भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण थे। हमने देखे, पहला था राजनीतिक कारण, दूसरा धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण, तीसरा पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति और विचारकों के प्रभाव, चौथा समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव, पांचवा यातायात एवं संचार के साधनों का विकास, छठवां प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रभाव, सातवां भारतीय साहित्य एवं समाचार पत्र, आठवां ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति, नौवां प्रजातीय भेदभाव की नीति। ये जो कारण थे वो भारत में ब्रिटिश राष्ट्रीय जागृति के कारण रहे। अब हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व में स्थापित राजनीतिक संगठन। 1885 में जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ईओ हुम के द्वारा की गई थी, उसके पहले भारत में राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई थी। उनमें प्रमुख हैं पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा इत्यादि जो राजनीतिक संगठन थी। इनकी स्थापना राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व की जा चुकी थी, परंतु इन संगठनों में एक मंच या वह एक मंच की परंतु इन संगठनों की स्थापना के बाद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1870 से 1880 तक भारतीय जनता राजनीतिक रूप से जागरूक हो चुकी थी और 1885 ईस्वी तक एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना का मंच तैयार हो चुका था। इस अखिल भारतीय संस्था को निश्चय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम को दिया जाता है। ह्यूम उदारवादी व्यक्ति थे। ह्यूम ऐसे राजनीतिक संगठन की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे जो शासक व शासित वर्ग के बीच की खाई को भर सके।
ह्यूम जनता को हिंसा और विद्रोह के मार्ग के स्थान पर वैधानिक राजनीति के मार्ग पर ले जाना चाहते थे। ह्यूम के प्रयत्नों से इंडियन नेशनल यूनियन नामक संस्था का जन्म हुआ और इंडियन नेशनल यूनियन का सम्मेलन पूना में होना था, परंतु अंतिम चरणों में यह स्थान परिवर्तित कर मुंबई में किया गया। सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में सम्मेलन हुआ। ह्यूम के सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस की स्थापना सम्मेलन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्यों की। तो इतिहासकारों का कहना है कि ह्यूम और उसके साथियों ने अंग्रेजी सरकार के इशारे पर ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस की स्थापना की। ह्यूम नहीं चाहते थे कि सरकार के असंतोष से नाराज जनता हिंसा का मार्ग अपनाए, अतः वे जनता को हिंसा के मार्ग की अपेक्षा वैधानिक मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। संवैधानिक मार्ग से आशय प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को प्रभावित कर अपनी मांगें पूरी करवाना। अगले बिंदु पर हम बात करेंगे उदारवाद या उदार राष्ट्रवादी विचारधारा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सन 1885 से 1905 का समय उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर उदारवादी नेताओं के हाथ में थी। इन नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, महादेव गोविंद रानाडे। ये नेता उदारवादी राजनीति में विश्वास रखते थे तथा प्रत्येक उद्देश्य को क्रमिक व संवैधानिक तरीके से प्राप्त करना चाहते थे। यहाँ पर उदारवादी कांग्रेस की कुछ मांगें थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों एवं अन्य अवसरों पर उदारवादियों ने जो मांगें प्रस्तुत की, उन मांगों में प्रमुख थीं प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए, प्रशासनिक सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए, सेना के खर्चों में कमी की जाए, ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा का भार भारत पर न डाला जाए, कुटीर उद्योग तथा तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाए, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाए और किसानों पर से कर के बोझ को कम किया जाए। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के 20 वर्षों अर्थात 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादियों के हाथ में रहा। उग्र राष्ट्रवादी विचारधाराओं की याचनाओं और मित्रताओं की राजनीति से ऊब गए थे और भारतीय जनमानस में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, देशभक्ति और साहस की भावना का संचार कर राष्ट्रीय संघर्ष को एक नई दिशा और नई गति देना चाहते थे। उग्र राष्ट्रवादी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को राजनीतिक अधिकार देने के लिए विवश करना चाहते थे। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, उदारवादियों की कार्य पद्धति के प्रति असंतोष। उग्र राष्ट्रवादी जो नेता थे जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष व अन्य ने अनुभव किया कि प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों, ज्ञापन आदि देकर अपनी बात मनवाने के तरीके से भारतीयों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने वाले नहीं हैं। अंग्रेजों की न्यायप्रियता एवं तथाकथित सदास्यता में उग्र राष्ट्रवादियों का विश्वास नहीं था। वे अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त एवं प्रबल जन आंदोलन आरंभ करना चाहते थे। लोकमान्य तिलक ने कहा, स्वतंत्रता भारतीयों को चांदी की थाली में रखी हुई नहीं मिल जाएगी। अगला कारण है संवैधानिक आंदोलनों की विफलता। ब्रिटिश सरकार ने उदारवादियों की अनेक प्रार्थनाओं और याचिकाओं के पश्चात 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम स्वीकार किया था, परंतु इसमें भारतीयों को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वैधानिक उपायों एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की समस्त आशाएं धूमिल हो गईं।
ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रियावादी नीति, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन, प्राकृतिक प्रकोप एवं दुर्लभ एवं प्लेग। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों को अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। अकाल के समय भारत की ब्रिटिश सरकार दिल्ली दरबार के शानदार आयोजन में व्यस्त थी। 1896 में बंबई में प्लेग की महामारी फैली। दुर्भिक्ष और प्लेग जैसी प्राकृतिक आपदाओं और उनके प्रति ब्रिटिश सरकार के उपेक्षापूर्ण रूप ने उग्र राष्ट्रवाद की भावनाओं में वृद्धि की और पाश्चात्य विचारों और विदेशी आंदोलनों का प्रभाव, बंगाल का विभाजन और क्रांतिकारी राष्ट्रीयता का विकास। पॉइंट नंबर 8 है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसने बंगाल की जनता की एकता को आघात पहुंचाने और वहां के हिंदुओं और मुसलमानों में सदैव के लिए फूट डालने के उद्देश्य से विभाजन का कुटिल षड्यंत्र रचा था। उससे बंगाल में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है, बंगाल विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उग्र रूप धारण कर लिया। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में भारतीय जनमानस में बढ़ते हुए असंतोष और सरकार की अकर्मण्यता को उजागर कर राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा देने का कार्य लाल बाल पाल ने किया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने भारतीय जन मानस में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, देशभक्ति और साहस की भावना का संचार किया। तिलक उग्र राष्ट्रवादिता के जनक थे। उनके राजनीतिक विचारों पर उनकी धार्मिक भावनाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं न्याय के सिद्धांतों पर उनका अटूट विश्वास था। उन्होंने घोषित किया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तिलक आजीवन स्वतंत्रता और स्वराज के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने युवकों को आत्मोत्सर्ग तथा निडर होकर संघर्ष के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीयता की उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के अग्रदूत बिपिन चंद्र पाल ओजस्वी वक्ता, कुशल पत्रकार एवं शिक्षा शास्त्री थे। न्यू इंडिया और वंदे मातरम पत्रों के माध्यम से उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज अध्याय 8 कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 8 भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनीतिक संगठनों की स्थापना पाठ को कुछ अंशों को छोड़ते हुए पढ़ा है। चूंकि सामाजिक विज्ञान विषय का वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए कुछ अंश इसके छोड़ दिए गए हैं। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप आपकी पुस्तक निकालकर मेरे साथ अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे और बाद में भी इसका अध्ययन करेंगे। और आज का इस अध्ययन के बाद मैं आपको जो गृह कार्य देना जा रहा हूं वो यह है कि पीछे अभ्यास प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को आप आपकी पुस्तक में खोजें, निशान लगाएं, खाली स्थान और ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करें। इसके बाद आगे आने वाले वीडियो में मैं इसके सभी अभ्यास प्रश्नों के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।